हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम कंपोनेंट वन के लिए जो भी फार्मूलाज हमें लगने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। हर बार हमें टाइम नहीं मिलता सारे सब कुछ कवर करने के लिए, तो कम टाइम में जो फार्मूलाज है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके साथ जो भी कंसेप्ट है वो भी देखेंगे। तो हम इस वीडियो में nth डेरिवेटिव से शुरू करेंगे। इसका फार्मूला देखेंगे, ए एक्स प्लस बी होल रेज टू एम का फॉर्मूला देखेंगे। जस्ट आप ग्लांस कर सकते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ टिप्स भी देखेंगे कि फार्मूला कैसे याद रखें। इसके बाद में लेबनिट्ज़ थ्योरम, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो भी सीखेंगे। फिर टेलर थ्योरम और मैक्लॉरेंस थ्योरम, ये भी हम देखेंगे। फिर हम लिमिट्स की ओर बढ़ेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म एंड लिमिट्स, तो उसमें लॉपिटल रूल भी कब अप्लाई करना है ये भी देखेंगे। फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन और मिक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन देखेंगे। इसमें हम सम्स सॉल्व नहीं करने वाले, सिर्फ फार्मूलाज और कंसेप्ट्स देखने वाले हैं। सम्स की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिर फाइनली हम ऑयलर्स थ्योरम क्या होता है, कब यूज़ किया जाता है, कैसे दिखता है, ये देखेंगे। और जैकोबियंस, जो भी एक पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो शुरुआत करते हैं nth डेरिवेटिव से। तो डेरिवेटिव लेना मतलब क्या, आपको पता ही होगा। जब हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके डेरिवेटिव्स आते हैं, मतलब पहला डेरिवेटिव, फिर उसके बाद दूसरा डेरिवेटिव, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करें तो ऐसे जब हम सक्सेसिवली करते हैं तो उसी को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इन जनरल अगर कोई पूछे कि मुझे फार्मूला बताओ जो इन सारे थर्ड डेरिवेटिव का फार्मूला, फोर्थ डेरिवेटिव का, फिफ्थ डेरिवेटिव का, मतलब इस फार्मूला को देखकर आप इसका फिफ्थ डेरिवेटिव बता सकते हो, सेवन्थ डेरिवेटिव बता सकते हो, कौन सा भी नंबर का डेरिवेटिव आप बता सकते हो। तो ऐसे फार्मूले हम अलग अलग फंक्शंस के निकालने वाले हैं। इसी को nth डेरिवेटिव्स का पार्ट है, मतलब इसी पार्ट में हम ये देखेंगे। ओके, तो पहला फंक्शन है ए रेज टू एम एक्स। ए रेज टू एम एक्स का पहला डेरिवेटिव ए रेज टू एम एक्स एम लॉन ए होगा, एन इक्वल टू 1 पे इतना, बस इतना ही होगा, राइट। अब जब और एक बार हम इसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो और एक एम लॉन ए नीचे आएगा और फिर एम लॉन ए होल स्क्वायर होगा, ठीक है। और एक बार जब हम करेंगे तो फिर क्या होगा, सेम थिंग, एम लॉन ए होल क्यूब हो जाएगा। तो इससे हम आसानी से देख सकते हैं कि ए रेज टू एम एक्स का nth डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा ए रेज टू एम एक्स, मतलब वैसे का वैसे, और फिर एम लॉन ए होल रेज टू एन, राइट। अब ई रेज टू एम एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम इसी फॉर्मूला में ए इक्वल टू ई डालते हैं तो ई रेज टू एम एक्स का फॉर्मूला मिलता है, यानी एम रेज टू एन ई रेज टू एम एक्स, मतलब एम लॉन ई। तो लॉन ई कितना होता है, लॉन ई 1 होता है, राइट। और फिर एम रेज टू एन, वही यहाँ पे एम रेज टू एन है, राइट। सो ई रेज टू एम एक्स, फिर उसके बाद एम रेज टू एन ई रेज टू एम एक्स। अब एक टिप बताता हूँ यहाँ पे कि x के साथ जो भी जुड़ा है ना, मतलब x के साथ यहाँ पे m जुड़ा है, मतलब x का जो भी कोएफिशिएंट है वो रेज टू n टाइम्स होगा, क्योंकि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगता है। और उसके ही वजह से जिसके साथ, मतलब x जिसके साथ जुड़ा है वो हर बार बाहर निकलता है, मतलब एक बार करो m बाहर निकला, और एक बार करो और एक बार m निकला, तो ऐसे n टाइम्स m निकलेगा, इसीलिए m रेज टू n होगा ये। तो फॉर एग्जाम्पल ई रेज टू 2x विल बी 2 रेज टू n ई रेज टू 2x। इसका nth डेरिवेटिव जो है वो 2 रेज टू n और ई रेज टू 2x वैसे का वैसे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एक्स प्लस बी होल रेज टू एम का फॉर्मूला। ए एक्स प्लस बी एक लीनियर इक्वेशन कह सकते हो, तो मतलब इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन, जहाँ पे
मतलब क्वाड्रेटिक नहीं है ये अंदर। और ये जो है इसके एक्चुअली 3 आंसर्स है, मतलब 3 कंडीशन के लिए 3 आंसर्स है। पहली कंडीशन m इज़ ग्रेटर देन n वाली कंडीशन, जो नॉर्मल कंडीशन है, मोस्ट लाइकली कंडीशन है। उसके बाद m इक्वल टू n वाली एक कंडीशन है, और फिर m लेस देन n वाली एक कंडीशन है। तीनों कंडीशन में आंसर डिफरेंट आएगा, तो इसका एक कॉमन nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं है, 3 सब पार्ट्स है उसी फॉर्मूले के। तो देखते हैं। तो यहाँ पे a रेस टू n आएगा फॉर्मूला में। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, चेन रूल की वजह से x के साथ जो भी अटैच्ड है वो n टाइम्स बाहर निकलेगा, और फिर a रेस टू n ऐसे हमें बाहर अल्टीमेट फॉर्मूला में मिलेगा। सो a रेस टू n, उसके बाद ax प्लस b वैसे का वैसे, उसके कोएफिशिएंट में m माइनस n जुड़ा है, आप देख सकते हैं m माइनस n। और ये यहाँ पे क्या है, तो ये m से शुरू होगा, m इंटू एम माइनस वन इंटू एम माइनस टू डॉट 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 इंटू एम माइनस n माइनस वन, ऐसे वो जाते जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा एम माइनस वन एम माइनस टू, ऐसे वो m माइनस n माइनस वन तक जाएगा, मतलब माइनस वन माइनस टू माइनस n माइनस वन। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल n हमारी 4 है, तो यहाँ पे m माइनस थ्री पे हमें रुकना है। n अगर 10 है तो m माइनस 9 पे रुकना है। अब ये ऐसे लिखने के बजाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m फैक्टोरियल डिवाइड बाय m माइनस n फैक्टोरियल। तो इसके आगे एक्चुअली m माइनस n और वो सब होगा, तो वही सब जो है वो m माइनस n फैक्टोरियल है। तो m फैक्टोरियल बाय m माइनस n फैक्टोरियल जैसे भी हम इस पार्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो 3 पार्ट्स है, एक a रेस टू n वाला पार्ट, फिर एक मेन फंक्शन वाला पार्ट जहाँ पे हमारी x की टर्म आएगी ax प्लस बी होल रेस टू m माइनस n, और फिर m फैक्टोरियल बाय m माइनस n फैक्टोरियल। तो ऐसे इस फॉर्मूले के 3 पार्ट है। आप अलग अलग पार्ट याद रख सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये m फैक्टोरियल बाय m माइनस n फैक्टोरियल याद रखना, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो कि m माइनस वन m माइनस टू ऐसे जाते हुए m माइनस n माइनस वन तक रुकेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस थ्री होल रेस टू सिक्स, 2 रेस टू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 होल 2x प्लस थ्री होल स्क्वायर। क्या हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि n हमारा कितना है 4, और 4 माइनस वन कितना होता है 3, राइट। तो m माइनस थ्री तक ये जाएगा, और हमारी m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 6, तो 6 माइनस थ्री यानी 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 3 तक गया है, 6 से 3 तक गया है। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि m माइनस n है 6 माइनस फोर जो है 2, यानी 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे वही है 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल है। तो 2 रेस टू 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और फिर हमारा फंक्शन यहाँ पे m माइनस n जो है, जो यहाँ पे भी था, m माइनस n यहाँ पे भी था ऊपर, और m माइनस n होल फैक्टोरियल यहाँ पे भी है, ये होल फैक्टोरियल है बाय द वे, तो ये यहाँ पे भी है। तो वही m माइनस n यहाँ पे भी यहाँ आएगा, तो यहाँ पे m माइनस n, नीचे m माइनस n फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 4 2। अब नेक्स्ट कंडीशन है m इक्वल टू n। तो जब m इक्वल टू n होती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 6 इक्वल टू 6 है, तो 6th डेरिवेटिव इसका क्या होगा, मतलब सो 6th डेरिवेटिव क्या है, 2 रेस टू 6 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये जो टर्म है इसका जो 6th डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट टर्म आया है, ये कांस्टेंट टर्म है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इसके पहले वाला डेरिवेटिव है 5th डेरिवेटिव, उसमें एक x की टर्म थी, यानी 2x प्लस थ्री होगा यहाँ पे, और एक 2 होगा और एक x की टर्म होगी, और फिर उसको भी जब हम फाइनली डिराइव करते हैं तो हमें वो x की टर्म भी गायब होती है। ठीक है, तो उसी के वजह से जो अल्टीमेटली टर्म बचती है वो एक कांस्टेंट टर्म बचती है। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करें, इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं a रेस टू n इंटू एम फैक्टोरियल, और अगर यहाँ पे भी अगर n की जगह हम m डालते हैं तो हमें वही फॉर्मूला आएगा, a रेस टू n तो है ही, फिर ax प्लस बी होल रेस टू m माइनस n। अब m और n की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे 0 आएगा, और फिर एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1,
तो ये 1 हो जाएगा। फिर m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो सिर्फ m फैक्टोरियल बचेगा। तो इससे भी वो फॉर्मूला यूज़ करके भी हमें ये आता है e रेज़ टू n इंटू एम फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल भी, क्योंकि m इक्वल टू n। सो e रेज़ टू n इंटू एम फैक्टोरियल या फिर n फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला है। तो लेट्स से अगर आगे सब में हम देखने भी वाले हैं कि x रेज़ टू n का nth डेरिवेटिव क्या होगा। तो x रेज़ टू n का nth डेरिवेटिव है a रेज़, अब यहाँ पे देखो a नहीं है ना, a नहीं है, राइट। तो क्या होगा, a मतलब इसके प्रीसीडिंग टर्म x से जो जुड़ी टर्म है वो इस केस में a है, तो वो नहीं है, तो ये डायरेक्टली n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो x रेज़ टू n का nth फैक्टोरियल है, सॉरी nth डेरिवेटिव है n फैक्टोरियल। आई रिपीट, x रेज़ टू n का जो nth डेरिवेटिव है वो है n फैक्टोरियल। तो ये आप सिंपली याद रखो क्योंकि ये यूज़फुल हो सकता है आगे। अब जब हम 7th डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब हमें 6th डेरिवेटिव ऑलरेडी जो है वो कांस्टेंट मिला है इसका। अब जब हम इससे भी आगे जाएंगे तो क्या होगा, जब हम कांस्टेंट को डिराइव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कुछ नहीं, यानी 0। तो 7th डेरिवेटिव जो है इसका 0 होगा क्योंकि हम अब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो तो अब m हमारी यहाँ पे 6 है, यानी क्या था 2x प्लस 3 होल रेज़ टू 6, राइट। तो अब इसका 7th डेरिवेटिव, 8th डेरिवेटिव, 9th डेरिवेटिव, 10th डेरिवेटिव, ये सब क्या होंगे, ये सब होंगे 0, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये वाली केस लगी है m इज़ लेस देन n। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला पहले फार्मूला जैसा ही है, सिर्फ पॉजिटिव m नहीं है और उसकी जगह माइनस m है। तो ये कैसा आएगा, a रेज़ टू n जो हमारा पहले था वो वैसे का वैसे है, ठीक है। वो एक्चुअली ये जो पार्ट है a रेज़ टू n वो सारे फार्मूला में है, तो ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है, भूलना नहीं है ये लिखना। फिर साइन जो इसकी है वो अल्टरनेटली चेंज होती है, और अगर आप ट्राई भी कर सकते हो एक एक बार डिफ्रेंशिएट करके। तो सिंस इसकी जो साइन है वो अल्टरनेटिवली बदल रही है, तो हम वो एक्सप्रेस करने के लिए ये टर्म यूज़ करेंगे -1 होल रेज़ टू n, राइट, -1 होल रेज़ टू n। और फिर यहाँ पे बहुत सिमिलर चीज़ है जो यहाँ पे ऊपर आए थे, यहाँ पे जो ऊपर आई थी चीज़ m-1 m-2, वैसी ही चीज़ यहाँ पे आई है, सिर्फ m+1 ... m+n-1 ऐसे कुछ चीज़ आई है। तो अभी ये क्या है, ये क्या है, तो ये फैक्टोरियल तो नहीं कह सकते, पर मतलब ऐसे समझो कि अगर हम ये जो फार्मूला है तो ये -m है, राइट। तो इस फार्मूला में आप -m डाल के देखो क्या होगा, a रेज़ टू n का a रेज़ टू n रहेगा, यहाँ पे एक -m आएगा और फिर ये x प्लस b -m-n होगा। तो आप माइनस कॉमन निकाल सकते हो और -m+n होगा यहाँ पे, और फिर वो -ax प्लस b होल रेज़ टू -m+n, ये आप यहाँ लिख सकते हो x प्लस b होल रेज़ टू m+n। फिर सारे टर्म से -1 कॉमन लोगे क्योंकि ये m-1 नहीं होगा, ये -m-1 होगा, ये m-2 नहीं होगा, ये -m-2 होगा क्योंकि आपने यहाँ पे -m पुट किया है। तो ऐसे करते करते आप सारे टर्म से -1 कॉमन निकालोगे, n टर्म से -1 कॉमन निकालोगे, -1 होल रेज़ टू n, और फिर जो अंदर बचेगा ब्रैकेट्स में वो सारे पॉजिटिव साइंस हो गए, यानी m+1 ... m प्लस कहाँ तक, यहाँ तक ही, n-1 तक ही, तो m+n-1, और फिर ax प्लस b होल रेज़ टू m+n जैसे मैंने दिखाया था वो ऐसे आ गया। तो अगर आपको ये अलग से भी पता नहीं है तब भी आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके ये ऑन द स्पॉट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें भी 3 पार्ट्स है, ये एक -1 होल रेज़ टू n का पार्ट है, फिर ये पार्ट है जहाँ पे a रेज़ टू n और डिवाइडेड बाय ax प्लस b होल रेज़ टू m+n है, और फिर ये हमारा वो काइंड ऑफ फैक्टोरियल जैसे जो दिख रहा है वो वाला पार्ट है m इंटू m+1 इंटू m+2 ... ऐसे m+n-1 तक। अब हमें बहुत बार क्या पूछेंगे, x प्लस b होल रेज़ टू -1, यानी 1/x प्लस b का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमें पूछ सकते हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, हम सिर्फ m की वैल्यू हमें डालनी है -1, तो वो फॉर्मूला क्या आएगा,
-1 होल रेस टू एन ए रेस टू एन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी, फिर ये m जो है -1 है तो n-1 होगा यहाँ पे, और फिर ये जो है तो अब यहाँ पे एक्चुअली m जो है ना वो हम 1 लेंगे, m 1 लेंगे, ठीक है। तो m प्लस n, ये -1 प्लस n नहीं होगा, ये n प्लस 1 होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, क्योंकि हमने माइनस साइन को फॉर्मूला में ऑलरेडी कंसिडर किया है, तो अब हमारा m पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम ये और ये कंपेयर करें तो m की वैल्यू -1 नहीं है, m की वैल्यू 1 है, क्योंकि हमने माइनस जो फॉर्मूला में है वो ऑलरेडी कंसिडर किया है। तो एक्स प्लस बी होल रेस टू 1 वैसे का वैसे आएगा n+1, और फिर यहाँ पे 1 इंटू 1+2 इंटू 1 इंटू 1+1 इंटू 1+2 ऐसे होते हुए 1 + n-1 तक, ऐसे सारे जो टर्म्स होंगे वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। कहाँ तक पहुँचेगा, तो 1 + n-1 तक पहुँचेगा, जो होता है n, यानी ये फाइनली n तक पहुँचेगा। तो अल्टीमेटली ये 1/x + b का फॉर्मूला हम किस तरह से लिख सकते हैं, -1 होल रेस टू n a रेस टू n, नीचे एक्स प्लस बी होल रेस टू n+1, और फिर यहाँ पे n फैक्टोरियल, ये है इसका nth डेरिवेटिव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका nth डेरिवेटिव कैसे आया है। तो हमने ए रेस टू एम एक्स का फॉर्मूला देखा, ई रेस टू एम एक्स का फॉर्मूला देखा, और एक्स प्लस बी होल रेस टू एम या फिर एक्स प्लस बी होल रेस टू -m का भी फॉर्मूला देखा है। अब देखेंगे लॉग का फॉर्मूला, लॉग ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे सेम ए रेस टू एन तो आएगा ही, ए रेस टू एन आएगा, ठीक है। फिर हम अगर फिर से साइन देखें तो वो अल्टरनेटिंग साइंस आएंगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे -1 होल रेस टू n-1 आप याद रख सकते हैं, और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल है और एक्स प्लस बी होल रेस टू n है। तो इसके भी अल्टीमेटली 3 पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट जो है वो पूरा n-1 के टर्म से भरा हुआ है, ये पहला पार्ट जो है -1 होल रेस टू n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल, और फिर जो दूसरा पार्ट है वो है ए रेस टू n बाय एक्स प्लस बी होल रेस टू n, जो पूरा n से भरा हुआ पार्ट है। तो ए रेस टू n डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी होल रेस टू n, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, ए रेस टू n डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी होल रेस टू n, ठीक है। और यहाँ पे -1 होल रेस टू n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो अब इसका प्रूफ बहुत इजी है, तो हम देख लेते हैं। तो लॉग का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, तो लॉग x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो y1 इक्वल टू a बाय एक्स प्लस बी, ये लॉग एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा। फिर हम इसका n-1 डेरिवेटिव लेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम इसका n-1 डेरिवेटिव क्यों लेंगे, क्योंकि ya प्लस बी इज़ ya और फिर ब्रैकेट के बाहर b। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब वो जो पावर वाला रूल है बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे होता है ना कि x रेस टू a प्लस बी इक्वल टू x रेस टू a इंटू x रेस टू b। तो बिल्कुल उसकी तरह ही ये रूल है। तो जब y1 ब्रैकेट n-1 हम ये 1 और n-1 ऐड करेंगे तो हमें yn मिलेगा, मतलब इसका nth डेरिवेटिव मिलेगा। और एक चीज़ क्या है कि हमने y1 क्यों निकाला, क्योंकि बेसिकली हमें इसका फॉर्मूला पता है, ये तो 1/x प्लस बी है, तो हमने डिराइव किया था पिछली बार इसका फॉर्मूला, आप देख भी सकते हैं। एक मिनट, ये वाला किसका फॉर्मूला है, ये 1/x प्लस बी का फॉर्मूला है, राइट। तो वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, माइनस सिर्फ n-1 लगेगा, तो -1 होल रेस टू n-1 ए रेस टू n-1 एक्स प्लस बी होल रेस टू n होगा ये, और फिर ये n फैक्टोरियल की बजाय n-1 फैक्टोरियल होगा, ये a वैसे का वैसे, ठीक है। और फिर फाइनली हम ये थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और ये हमें जो log ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो आ जाएगा।
वाई एन इक्वल टू -1 होल रेज टू n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल इंटू ए रेज टू एन बाय एक्स प्लस बी होल रेज टू एन। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा हुआ होगा। नाउ 6th एंड 7th फॉर्मूला वेरी सिमिलर, साइन एक्स प्लस बी का फॉर्मूला और कॉस एक्स प्लस बी का फॉर्मूला। साइन एक्स प्लस बी का फॉर्मूला कैसे है, यहाँ पे सिर्फ एक चेंज करना है, ए रेज टू एन तो होगा ही, ए रेज टू एन होगा यहाँ पे भी, कॉस के फॉर्मूला में भी सिर्फ यहाँ पे n पाई बाय 2 ऐड करना है और यहाँ पे भी n पाई बाय 2 ऐड करना है। बाकी कुछ साइन का चेंज नहीं है, जो पॉजिटिव था वो पॉजिटिव ही हमने लिया है और बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ n पाई बाय 2 ऐड किया है। अब ये n पाई बाय 2 क्यों ऐड करते हैं, तो ये आप नीचे देख सकते हैं कि अलग अलग साइंस होते हैं और उस साइन को एडजस्ट करने के लिए, उन साइंस को एडजस्ट करने के लिए, और जो हमें, जैसे हम साइन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पहली बार तो हमें कॉस आएगा, फिर उसकी बार क्या होगा, तो फिर हमें कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, माइनस साइन का माइनस कॉस आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन भी चेंज कर रहा है और साइंस भी चेंज कर रही है। तो ये हमें फाइनल जो फॉर्मूला मिलेगा उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन चाहिए और वो फंक्शन ये कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं चलेगा ना कि बहुत सारे फंक्शन है, एक ही फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए एक ही फंक्शन रखने के लिए और साइन भी एडजस्ट करने के लिए ये n पाई बाय 2 हम लगाते हैं दोनों तरफ। जैसे अब पहला डेरिवेटिव साइन का जो है वो पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव। कॉस के लिए पहला नेगेटिव होगा डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर माइनस कॉस नेगेटिव होगा, उसके बाद जो है वो पॉजिटिव होगा डेरिवेटिव। तो इन साइंस को एडजस्ट करने के लिए हम n पाई बाय 2 लगाते हैं। तो ये है हमारे दो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, nth डेरिवेटिव के फॉर्मूला। साइन एक्स प्लस बी के लिए ये वाला और कॉस एक्स प्लस बी के लिए ये वाला, कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिवाय इन फंक्शंस के। तो यहाँ पे हमने कवर किए हैं सारे nth डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज। टिप्स क्या है याद रखने के वक्त, जैसे मैंने कहा ए रेज टू एन टर्म सारे के सारे फॉर्मूलाज में है, जहाँ पे x होगा चेन रूल की वजह से वो ए रेज टू एन होगा, बाहर आएगा, नंबर 1। नंबर 2 जो है, द फाइनल nth डेरिवेटिव कंटेन्स ओनली वन फंक्शन विच मोस्ट ऑफ द टाइम इज द ओरिजिनल फंक्शन इटसेल्फ एक्सेप्ट इन लॉग। अगर लॉग को छोड़ो तो सारे जो nth डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज है उनमें जो ओरिजिनल फंक्शन जो हम डिफरेंशिएट करने वाले थे वही फंक्शन लगाया है विथ माइनर चेंजेस। जैसे ए रेज टू एम एक्स में फाइनली ए रेज टू एम एक्स आता ही है ए रेज टू एम एक्स के nth डेरिवेटिव के फॉर्मूला में। सिमिलरली ई रेज टू एम एक्स के nth डेरिवेटिव के फॉर्मूला में भी ई रेज टू एम एक्स आता है। साइन के फॉर्मूला में साइन का फंक्शन आता है और वो एक ही आता है और वो वही आता है। तो साइन के फॉर्मूला में साइन आता है, एक्स प्लस बी के फॉर्मूला में एक्स प्लस बी आता है। हाँ, माइनर चेंजेस है। क्या माइनर चेंज है, एम का एम माइनस एन हो गया, पर ये माइनर चेंजेस है। जैसे साइन एक्स प्लस बी का साइन एन पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस बी होगा, पर ये माइनर चेंजेस को छोड़ के जो फंक्शन है वो फंक्शन वही है nth डेरिवेटिव के फॉर्मूला में भी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं लेबनिट्ज थ्योरम की ओर। तो लेबनिट्ज थ्योरम और एक थ्योरम हमने सीखा था जिसको हम बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है। बायनोमियल थ्योरम क्या कहता है, ए प्लस बी होल रेज टू एन इज ए रेज टू एन इंटू बी रेज टू 0 प्लस एन सी 1 इन चूज 1 ए रेज टू एन माइनस 1 इंटू बी प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम में ऐसे जो चूज फंक्शन कह सकते हो उसे, एन चूज 1, एन चूज 2, एन चूज 3, ऐसे एन चूज एन तक होता है। और ए और बी ऐसे दो टर्म्स है, उसका अगर हमें एक्सपांशन निकालना है, फर्स्ट एक्सपांशन, सेकंड एक्सपांशन, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, पता है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। सिमिलरली ए प्लस बी होल क्यूब का भी एक्सपांशन है। तो ये निकालने के लिए हम बायनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। तो इसका जो पैटर्न है वो, लेबनिट्ज थ्योरम का जो पैटर्न है वो बहुत सिमिलर है बायनोमियल थ्योरम के। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं एन चूज 1 यहाँ पे आया है, ठीक है, और फिर इसका n माइनस 1 डेरिवेटिव, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर n चूज 2 इसका सेकेंड डेरिवेटिव, इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसका n माइनस सेकेंड डेरिवेटिव। और बिल्कुल ऐसा बायनोमियल थ्योरम में भी होता है। तो इसीलिए इसको कंपेयर किया गया है।
पर लेबनिज़ थ्योरम क्या है और उससे क्या मदद होती है हमें? तो u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x। तो यहाँ तक हम क्या देख रहे थे कि एक एक फंक्शन लिया था और उसका जो डेरिवेटिव है वही हमने देखा था कि उसका डेरिवेटिव क्या होता है। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर लेट्स से log x के साथ क्या या फिर log ax प्लस b के साथ एक्स स्क्वायर आया है, तो इसका एंथर डेरिवेटिव कैसे निकालें? तो ये हमें लेबनिज़ थ्योरम हेल्प करता है इसमें। तो यू वी होल रेज टू एन, जहाँ पे यू एक फंक्शन है, वी एक फंक्शन है, v इज़ अ वैनिशिंग फंक्शन। v इज़ अ वैनिशिंग फंक्शन यानी वो थोड़ी देर के बाद उसका कुछ तो इंटरमीडिएट डेरिवेटिव जो होगा वो ज़ीरो होगा, इसका मतलब वो वैनिश हो जाएगा। तो ऐसा वैनिशिंग फंक्शन होगा v। तो u, तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? u एन वी प्लस एन चूज वन इंटू यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन चूज टू फिर यू एन माइनस टू वी टू, यानी कि जो इसकी एन चूज वन है तो यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, यहाँ पे एन चूज टू है तो यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव है। सिमिलरली यहाँ पे वन है तो यहाँ एन माइनस वन है, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे एन माइनस टू है। तो और एक टर्म हम लिख सकते हैं यहाँ पे एन चूज थ्री का क्या होगा? यू एन माइनस थ्री वी थ्री। ठीक है, ऐसे आप सारे टर्म्स लिख सकते हो। कहाँ तक? यहाँ तक एन चूज एन और फिर यहाँ पे यू एन माइनस एन, मतलब जीरोथ डेरिवेटिव ये है यहाँ। सिमिलरली यहाँ पे शुरुआत में v को डिराइव नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्रिटिकल है। पहली जो टर्म है वहाँ पे v को हमने डिफ्रेंशिएट नहीं किया, तो ये है। या फिर आप इसको यहाँ इस तरीके से भी याद रख सकते हो, समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू n तक। एन चूज आर वी आर यू एन माइनस आर, एन चूज आर वी आर यू एन माइनस आर। तो पहली टर्म क्या होगी? 0 पुट करने के बाद एन चूज 0 तो 1 होता है, और फिर यू एन मतलब यू का nth डेरिवेटिव इंटू वी का 0th डेरिवेटिव, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं किया। फिर r इक्वल टू 1 पे एन चूज 1 यू एन माइनस वन डेरिवेटिव और फिर v का फर्स्ट डेरिवेटिव, r इक्वल टू 2 पे ऐसे होते जाएगा। आई होप अब समझा होगा। तो v क्या हो सकता है यहाँ पे और u क्या हो सकता है? v जनरली हम ऐसे फंक्शंस ही लेंगे जो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे कौन से फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शंस जनरली गायब हो जाते हैं, जैसे एक्स क्यूब, एक्स प्लस बी होल रेज टू 4 एट्सेट्रा। तो ये जो फंक्शंस है वो हम जनरली v के तौर पर लेते हैं। u क्या हो सकता है? तो u जनरली ऐसे फंक्शंस है जिसका डिफरेंशिएशन ये सेम होगा या फिर कुछ फॉर्मूले की वजह से वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो इसमें ई रेज टू एक्स आता है और फिर लॉग के फंक्शंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आ सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं पॉलिनोमियल के सिवाय ऑलमोस्ट सब कुछ ये u हो सकता है। तो ये हो गए हमारे v और u। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि एन चूज आर, एन चूज वन, एन चूज टू और एन चूज थ्री के वैल्यूज़ क्या क्या है। तो एन चूज आर का फॉर्मूला आप आई होप भूले नहीं होगे, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। परम्यूटेशन का भी एक फॉर्मूला है, वो होगा एन फैक्टोरियल बाय आई थिंक सो एन माइनस आर फैक्टोरियल, आई एम नॉट श्योर। एनीवेज अभी तो एन चूज आर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। और यही जो फॉर्मूला है वो एन चूज एन माइनस आर का भी है, यही फॉर्मूला एन चूज एन माइनस आर का भी है। तो एन चूज वन ये एन चूज एन माइनस वन है, एन चूज टू ये एन चूज एन माइनस टू है, राइट। अब एन चूज वन की वैल्यू है एन, आप देख भी सकते हो यहाँ पे अगर हम वन डालते हैं, यहाँ पे वन डालते हैं तो एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल यानी एन हमारा आंसर आता है। तो एन चूज वन इज एन। फिर एन चूज टू है एन इंटू एन माइनस वन और टू, ठीक है। फिर एन चूज थ्री है एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ऐसे पैटर्न में जा रहा है। पहले एन था न्यूमरेटर में, फिर एन एन माइनस वन हो गया, फिर एन एन माइनस वन एन माइनस टू हो गया, एन 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 माइनस वन एन माइनस वन एन माइनस टू, ठीक है। और न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में पहले सिर्फ वन फैक्टोरियल था, फिर टू फैक्टोरियल हो गया और फिर थ्री फैक्टोरियल हो गया। वन फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, टू फैक्टोरियल और फिर थ्री फैक्टोरियल। सो एन चूज थ्री फाइनली एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 6 ऐसे आएगा, राइट। अब एक सॉल्व कर लेते हैं। हमें ई रेज टू एक्स इंटू टू एक्स प्लस थ्री होल क्यूब का nth डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे हमारी चॉइस क्या होगी? u और v की। u हमारा ई रेज टू एक्स होगा और v जो है वैनिशिंग फंक्शन जो है वो एक पॉलिनोमियल होगा, तो 2x प्लस थ्री होल क्यूब
हम लेंगे। तो r इज इक्वल टू जीरो पे डिफ्रेंशिएट नहीं करना, वो वैसे के वैसे लिखना है। 2x+3 होल क्यूब हो गया। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव 24 2x+3 है, और फिर इसका अल्टीमेट डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा, तो अब वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, नहीं एक्चुअली यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, वैसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये क्या होगा, 48 होगा, सॉरी। हाँ, तो अब जो है इसके बाद ज़ीरो होगा, तो हम टर्म्स नहीं लिखेंगे, कुछ भी टर्म्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके बाद ज़ीरो होगा, राइट। तो फिर ये फर्स्ट टर्म उसकी क्या होगी, e⁻x इंटू 2x+3 होल क्यूब। ये इसका nth कुछ भी डेरिवेटिव नहीं है, सॉरी nth डेरिवेटिव है इसका, nth डेरिवेटिव n-1th डेरिवेटिव, फिर n-2th डेरिवेटिव और n-3th डेरिवेटिव, फिर n चूज आर 1 n-1/2, और ये इसको हम कंबाइन करेंगे। तो ये हमारी पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, और फिर ये चौथी टर्म। तो ऐसे जो टर्म्स हैं नॉन ज़ीरो टर्म्स, वो हम लिखेंगे, और यही जो है ये इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला होगा। तो लेबनिज़ थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो दो फंक्शन के साथ जो टर्म्स आते हैं, मतलब एक्सप्रेशंस आते हैं, उनका हम nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला लेबनिज़ थ्योरम से निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या है, तो हमने एक थ्योरम सीखा था, जनरलाइज्ड मीन थ्योरम, ये उसके जैसा ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, f(b - f(a), ठीक है। और फिर यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, अभी के लिए ये सब इग्नोर करो, सिर्फ इस पे ध्यान दो। तो f(b - f(a) इक्वल टू b - a f'(a), ये b - a हम नीचे लाएंगे, फिर f(b - f(a) डिवाइडेड बाय b - a इक्वल टू f'(a), ये ऐसे आएगा। और यही वैल्यू को जो है हम मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, कि f(b - f(a) बाय b - a इक्वल टू f'(a), ये है मीन वैल्यू थ्योरम, कि ऐसी एक वैल्यू आती है जहाँ पे ये ट्रू होता है। तो जब इसको हम एक्सटेंड करते हैं, जब इसको हम जनरलाइज करते हैं सारे के सारे डेरिवेटिव्स के लिए, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए नहीं, सेकंड डेरिवेटिव के लिए भी, थर्ड के लिए भी, इनफैक्ट इन्फिनिटी तक, तब हमें मिलता है टेलर्स थ्योरम। पर टेलर्स थ्योरम के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। वो क्या है कि f(x) and its n-1 derivatives should be continuous in a and b. Similarly, f(x) and its n-1 derivatives should be differentiable in a and b. तो ये दो कंडीशंस अगर है तो ये ट्रू होगा। तो अब इसको और अच्छी तरीके से देखते हैं। f(b - f(a) इक्वल टू b - a f' प्लस b - a होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f'(a) डॉट डॉट डॉट। यानी अगर इस पे हमने लेट्स से सेकंड डेरिवेटिव लिया है, f'(a) अगर लिया है, तो b - a का एक्सपोनेंट भी 2 होगा और नीचे फैक्टोरियल भी 2 होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b - a होल रेज़ टू n बाय n फैक्टोरियल इंटू f का nth डेरिवेटिव, f(a) का nth डेरिवेटिव। सो अगर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है तो ये 1 सेकंड डेरिवेटिव लिया है तो ये b - a होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये फिफ्थ डेरिवेटिव लिया है तो b - a होल रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल। तो अब ये नेसेसरी नहीं है कि हम ये इन्फिनिटी तक लें, पर बहुत बार हम इन्फिनिटी तक ही लेते हैं, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 से समेशन इन्फिनिटी तक, तो इससे हमें क्या मिलती है, f(b - f(a) की वैल्यू। पर हम जनरली क्या यूज़ करते हैं, कैन ऑल्सो बी रिटन एज ये वाला f(b) इक्वल टू दिस थिंग, f(a) प्लस b - a, मतलब जो पहले था b - a f', यहाँ पे हम होल रेज़ टू 1 बाय 1 फैक्टोरियल लिखते हैं, जिससे क्या होगा कि एक कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। b - a होल रेज़ टू 1 बाय 1 फैक्टोरियल इंटू f' प्लस b - a होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू f'(a) डॉट डॉट डॉट। और जो हमारी पहली टर्म है वो है f(a). इसमें भी हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए चाहिए तो b - a का होल रेज़ टू 0 बाय 0 फैक्टोरियल भी
लिख सकते हैं, मतलब अगर और भी कंसिस्टेंट करना है इसे तो इस तरह से हमें एफ ऑफ बी का फॉर्मूला मिलता है। तो एफ ऑफ बी इज एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस बी माइनस ए होल क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ए प्लस बी माइनस ए होल रेज़ टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल एफ का फोर्थ डेरिवेटिव, एफ ऑफ ए का फोर्थ डेरिवेटिव डॉट डॉट डॉट। अब बी के यहाँ अगर हम एक्स डालते हैं तो ये आपको सबसे कॉमन चीज़ मिलेगी। ये एक्चुअली मैक्लॉरेंस थ्योरम का ही एक पार्ट है और ये सबसे कॉमन पार्ट है जो हम बहुत बार सम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, मतलब वही है बी की इन प्लेस ऑफ बी वी हैव पुट एक्स, दैट्स इट। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे कौन सा भी फंक्शन हो सकता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कुछ भी हो सकता है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, ए एक कांस्टेंट वैल्यू है 1 2 3 4, राइट। तो एफ ऑफ एक्स का ये एक्सप्रेशन हो गया, जनरली ये इन्फिनिटी तक लेंगे। अब मैक्लॉरेंस थ्योरम, तो ये हमारा टेलर्स थ्योरम हो गया। अब मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या कहता है, कुछ नहीं है, वो स्पेशल केस है टेलर्स थ्योरम का, जब हम ए इक्वल टू 0 डालेंगे। तो जब ए इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0। ए की जगह सिर्फ 0 है, बस कुछ नहीं किया, बाकी ये उसका समेशन के टर्म्स में एक्सप्रेशन है। और इससे हम क्या है कि जो साइन एक्स की वैल्यू है, जो कॉस एक्स की वैल्यू है, जो ई रेज़ टू एक्स की वैल्यू है, वो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या है कि जनरली 0 पे वैल्यूज़ इंसर्ट करना ये इजी होता है, तो इसीलिए हम ए इक्वल टू 0 लेते हैं। ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है कि ए इज इक्वल टू 0 लेना ही चाहिए अगर हमें साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है या फिर ई रेज़ टू एक्स की। पर अगर हम 0 लेते हैं तो ईजिली निकलते हैं, क्योंकि हमें साइन 0 की वैल्यू पता है, कॉस 0 की वैल्यू पता है और ई रेज़ टू 0 या जो भी है उसकी वैल्यू पता है। तो इसीलिए सब कुछ जो है वो हमें ईजी जाएगा। जैसे ई रेज़ टू 0 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जो इसके कोएफिशिएंट हैं, एफ के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो वैसे के वैसे आए हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो वो सब 1 हो गए ना, तो एफ के सारे जो डिफरेंशिएशंस थे वो सब 1 हो गए। तो सिर्फ कोएफिशिएंट्स की जो सीरीज़ है, इसके कोएफिशिएंट्स की जो सीरीज़ है, मैक्लॉरेंस थ्योरम के कोएफिशिएंट्स की जो सीरीज़ है या फिर टेलर्स थ्योरम के जो कोएफिशिएंट्स की सीरीज़ है, वही हमारा ई रेज़ टू एक्स है, वही हमारा ई रेज़ टू एक्स है। तो इससे वो ईजी हो जाता है कैलकुलेट करना। अब ये इन्फिनिटी तक गया है, तो अब साइन एक्स और कॉस एक्स का क्या होगा, तो आप ट्राई कर सकते हो, पर मैं जस्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। तो देखते हैं, साइन एक्स इज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू 7 बाय 7 फैक्टोरियल, और कॉस एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज़ टू 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज़ टू 6 बाय 6 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पे हमने स्किप कर दिए। जैसे एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का जो टर्म था वो यहाँ पे नहीं आ रहा, और जो एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल का टर्म है जो वो कॉस एक्स में नहीं आ रहा। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो जो टर्म्स हैं, मतलब वो जो डिफ्रेंशिएशंस है वो 0 हो गए हैं, इसीलिए वो टर्म स्किप हो रही है। ठीक है, तो याद कैसे रखें इसे, तो 3 क्राइटेरियाज हैं जिससे हम याद रख सकते हैं। एक है स्टार्टिंग कैसे होती है, स्टार्टिंग माने पहली टर्म क्या है उस सीरीज़ की। साइन एक्स की पहली टर्म है एक्स, साइन एक्स की पहली टर्म है एक्स, ठीक है। कॉस एक्स की पहली टर्म है 1, यहाँ पे भी ई रेज़ टू एक्स की पहली टर्म है 1, तो उससे हम सीरीज़ को शुरू करेंगे, शुरू करेंगे। अब साइन क्या है, साइंस अल्टरनेटिंग हो सकती है या फिर सिर्फ पॉजिटिव है। अल्टरनेटिंग किसके केस में होगी, साइन एक्स और कॉस एक्स की। पहले नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर से नेगेटिव हो गया, फिर से पॉजिटिव। तो ऐसे अल्टरनेटिंग साइंस है। तो साइन और कॉस में अल्टरनेटिंग साइंस है। अब ये याद कैसे रखें, तो देखो ना, साइन और कॉस ये वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की साइन जो है वो बदलती रहती है। तो इसीलिए ये याद रखना आसान है कि इस केस में भी जो अल्टरनेटिंग टर्म्स है वो भी प्लस माइनस ऐसे होते जाएंगे। और फिर फाइनल क्राइटेरिया है एक्सपोनेंट। और बाय द वे ई रेज़ टू एक्स में सब कुछ पॉजिटिव है,
अल्टरनेटिंग नहीं है, एक भी नेगेटिव साइन नहीं है, एकदम परफेक्ट जो भी केस है वो है। और एक्सपोनेंट्स, तो साइन के केस में जो एक्सपोनेंट्स है वो ऑड है, जैसे 3, 5, 7। तो जो एक्सपोनेंट्स है और नीचे फैक्टोरियल्स है वो सारे कैसे हैं, वो सारे ऑड है। इवन के क्या इवन के केस में वो केस किसका है, वो कॉस का केस है। तो वो कॉस का केस है तो सारे इवन है, जैसे x² 2 फैक्टोरियल या फिर x⁴/4 फैक्टोरियल या फिर x⁶/6 फैक्टोरियल, सारे इवन नंबर्स है, 2, 4, 6, राइट। तो ऐसे अल्टरनेटिंग साइंस एक क्राइटेरिया है, इवन ऑड का एक क्राइटेरिया है, साइन के लिए ऑड और कॉस के लिए इवन। तो अब और एक ट्रिक हम देख सकते हैं, अगर आपको ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन का मतलब मालूम है तो ऑड फंक्शन क्या होता है, या इससे पहले इवन फंक्शन क्या होता है कि cos x शुड बी cos ऑफ -x। तो क्या ये ट्रू है, cos x = cos -x? हाँ, यानी cos एक इवन फंक्शन है, इसलिए इस सीरीज में भी इसके इवन टर्म्स आ रहे हैं। और sin x जो है वो ऑड फंक्शन है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक्सपोनेंट्स भी ऑड है। इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। और ये था हमारा टेलर्स थ्योरम और मैक्लॉरिन्स थ्योरम। इसका डिस्कशन थोड़ी देर और कंटिन्यू करते हैं। अगर हमें पूछा कि साइन, कॉस और e⁻x को इस तरह से एक्सप्रेस करो तो कैसे करेंगे? तो पहली बात तो समेशन जो है वो 0 से शुरू होगी, n = 0 से शुरू होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। यहाँ पे भी cos n = 0 से शुरू होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। e⁻x का भी सेम है, सारे केसेस में वही हो रहा है। फिर हम साइन की चिंता करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, जो साइन थी वो अल्टरनेटिंग थी साइन और कॉस के केस में, तो -1/n और कॉस में भी -1/n उस चीज़ को हैंडल करेगा। उसके बाद जो x था उसका जो एक्सपोनेंट था और सिमिलरली जो फैक्टोरियल था वो साइन के केस में ऑड था, तो 2n+1 ये हमेशा एक ऑड नंबर रहेगा। 2n+1 -1 नहीं है, ये +1 है, ये याद रखना, क्योंकि 2n-1 भी हम कभी कभी लेते हैं, पर सिंस हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो हम 2n+1 लेंगे, ठीक है। तो 2n+1 इज ऑड, 2n+1 इज ऑड, तो वो साइन के लिए होगा। और यहाँ पे भी वही 2n+1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इवन 2n है तो x⁻2n कॉस के लिए, और नीचे भी 2n फैक्टोरियल। फिर e⁻x के केस में हम सारे के सारे इंटीजर्स लेंगे, ऑल इंटीजर्स विल बी टेकन, तो उसकी वजह से यहाँ पे x⁻n/n फैक्टोरियल ऐसे है हम लेंगे। बहुत सिंपल फार्मूला है e⁻x का, समेशन n = 0 से इन्फिनिटी x⁻n/n फैक्टोरियल, और साइन और कॉस का भी वैसे इजी है, 2n+1 फैक्टोरियल नीचे, और कॉस के केस में 2n और 2n फैक्टोरियल। अब हम आगे बढ़ेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म एंड लिमिट्स। इंडिटरमिनेट फॉर्म्स कौन कौन से है? 0/0, ∞/∞, फिर ∞−∞ और 0 × ∞। और फिर ये कुछ फॉर्म्स है 1∞, ∞0 और 0∞, ठीक है। अब याद क्या रखना है, लॉपिटल रूल नाम की एक चीज़ है। लॉपिटल रूल क्या है? लॉपिटल रूल हमें बताता है कि अगर हमें ऐसे कुछ दिखाई पड़े, लिमिट x टेंड्स टू a f(x/g)(x), तो अगर f(x = g)(x = 0), अगर f(x = g)(x = 0 होगा तो हम इस चीज़ को f'(x/g'), मतलब न्यूमरेटर को अलग से हमने डिफरेंशिएट किया और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट किया, ये कर सकते हैं। पर ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें 0/0 या फिर ∞/∞, या फिर चाहिए तो -∞/∞ भी, कुछ भी चलेगा, इन तीनों में से कुछ भी चलेगा। अगर ये है तो हम लॉपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं, यानी ऊपर सेपरेटली डिफरेंशिएट, नीचे सेपरेटली डिफरेंशिएट, और यही लिमिट फिर हम यहाँ लगा सकते हैं, बेसिकली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 - x/x log x है, तो ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि 1 - लिमिट 1 तक है, तो 1 - 1 0, और फिर 1 log 1, log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 इज 0, सो 0/0 फॉर्म आ गया, यानी लॉपिटल यूज़ कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया, ऊपर -1 मिला, नीचे x log x का डिफरेंशिएशन 1 + log x मिला,
तो ये हम ऐसे इस प्रकार कर सकते हैं। तो ये है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सॉरी 0/0 फॉर्म। और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर होगा तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। तो अब क्वेश्चन है, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आए तो क्या करेंगे? तो हम निकालेंगे एलसीएम। और फिर एलसीएम निकालने के बाद हम जो है यही कुछ फॉर्म मिलेगा हमें। इसका एलसीएम निकालने के बाद आइदर 0/0 फॉर्म मिलेगा या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिलेगा हमें सब में। ऐसे आता है सब में, ठीक है, ऐसे आता है सब में। तो फिर हम नॉर्मल यही मेथड, लॉपिथल रूल के मेथड से हम कर सकते हैं, पर पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को एलसीएम उसमें लेकर इस फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। वैसे तो लिमिट के फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं जो मैंने बनाया था, कैन यू सॉल्व दिस लिमिट नाम का। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पर मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि वैसे तो वो वीडियो जो है वो डायरेक्टली यूज़फुल नहीं है, क्योंकि हम जो भी लिमिट्स के सम्स है वो लॉपिथल रूल से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, शेयर करो इस वीडियो को, पर अगर आपको टाइम बहुत कम है तो मत देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन, इट इज़ डन व्हेन वी हैव फंक्शंस कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल। जैसे u इज इक्वल टू f(x,y,z) में x² y प्लस y² z प्लस z² x। जनरली हम जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हम सिर्फ x की बारे में बात कर रहे थे। अब देखो कितने वेरिएबल्स बढ़ गए। तो हम जब इंडिविजुअली इनको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे डो u बाय डो x, अब इसके पहले यहाँ पे d था यानी डेल, तो डेल u बाय डेल x हम नहीं करेंगे अब क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम सिंबल भी चेंज करेंगे, डो u बाय डो x। सो क्या करना है, फॉर ईच टर्म डिफरेंशिएट ओनली पार्ट कंटेनिंग x इस केस में, और फिर इफ देयर इज नो x इन द टर्म दैट टर्म बिकम 0। एक्चुअली ये जो पार्ट है वो पहले करो, जो भी टर्म में x नहीं है वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो भी बाकी के टर्म्स है वो 0 हो जाएंगे। करना क्या है बाय द वे, कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं डो x, तो इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं या ऐसे मान रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास एक x ये एक ही वेरिएबल है और बाकी के सारे जो है वो कांस्टेंट है। यानी जब हम डो x करेंगे तो हमारे लिए y और z ये कांस्टेंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे x² y प्लस y² z प्लस z² x में बाकी के सारे मतलब y और z ये कांस्टेंट हो जाएंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं y² z ये पूरी कांस्टेंट टर्म फिर हो जाएगी, और उसके ही वजह से ये देखो ये 0 हो गया। फिर x² y ये 2x इंटू वाई होगा क्योंकि हमने y को कांस्टेंट रखा है, और z² x में जो x है वो डिफरेंशिएट होगा, सिर्फ z² को हम हाथ नहीं लगाएंगे और ये z² होगा। नाउ स्टेप 2, डो u बाय डो x में कीप एवरीथिंग एल्स इन द टर्म एज इट इज़। तो पहले हमने क्या किया, x को डिफरेंशिएट किया, और सेकेंड स्टेप है जो भी कुछ बचा कुचा है वो वैसे का वैसे रख दो, बस यही है पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन? तो द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इटसेल्फ ये कहाँ से आती है, ये लिमिट से आती है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, लिमिट डेल्टा x, यहाँ पे डेल्टा x है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, देन f ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y, क्योंकि ये फंक्शन जो है उसमें y भी है जैसे आप देख सकते हैं, माइनस f ऑफ x कॉमा y होल डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये कंसेप्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी ने पूछा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन कहाँ से आता है, उसका मीनिंग क्या है, तो वो लिमिट से आता है, इस फॉर्मूला से आता है। अब मेन पार्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, मिक्स्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्योंकि पहले वाला तो वैसे इजी था, पर मिक्स्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमें क्या करना है कि जो डिफरेंशिएट किया हुआ पार्ट था उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, और दूसरी बार हम कौन सा भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे डो z बाय डो u डो y हमने पहले किया,
और फिर इसको फिर से y से डिफ्रेंशिएट किया, पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया। फिर डो z बाय डो x पहले x से डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद y से डिफ्रेंशिएट किया। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉसिबल है। तो इसको हम z y y कहते हैं क्योंकि हमने 2 बार y से डिफ्रेंशिएट किया है, और इसको x y कहते हैं, y x ये सब सेम है, z x y इज़ द सेम एज z y x। और डो z बाय डो y यहाँ पे हमने पहले किया था, फिर इसको x से डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये मिलेगा, जो ये सब कुछ सेम है। और एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के, तो z x y x, z x x या फिर z y x y। नाउ टू अवॉइड कन्फ्यूजन, फर्स्ट आइडेंटिफाई ऑल टर्म्स विच विल बिकम जीरो आइदर बाय nth डेरिवेटिव ऑफ x और nth डेरिवेटिव ऑफ y। तो इस केस में हम अज्यूम करेंगे कि एक फंक्शन है और उस फंक्शन में x नाम का एक वेरिएबल है, y नाम का एक वेरिएबल है। तो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम पहले वो टर्म्स आइडेंटिफाई करेंगे जो जीरो हो जाएंगे। तो ऐसे कौन से टर्म्स है, तो zx अगर हमें निकालना है तो उसमें ऑल टर्म्स विथ नो x या फिर 0x बिकम जीरो, नो x विल बिकम जीरो। उसके बाद अगर हमारे पास zxx है, अगर हमारे पास क्या है zxx है, तो ऑल टर्म्स विथ x ऑल्सो बिकम जीरो, क्योंकि ये जो है मतलब पहली बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेट्स से 3x है, पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 आएगा, दूसरी बार x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, अब ये कांस्टेंट है तो ये जीरो आ जाएगा। इसीलिए ऑल टर्म्स विथ x ऑल्सो बिकम जीरो। इफ zxxx है तो ऑल टर्म्स विथ x स्क्वायर ऑल्सो बिकम जीरो। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे नंबर ऑफ बढ़ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्शियल डिफ्रेंशिएशंस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हायर पावर ऑफ x भी ज़ीरो बन रहे हैं। जैसे ऑल टर्म्स विद x स्क्वायर विल ऑल्सो बिकम ज़ीरो। तो अगर यहाँ पे हमने एक x लगाया तो नो x वाले टर्म ज़ीरो हो जाएंगे, 2x लगाएंगे तो 2 - 1 1, यानी x की पावर 1 वाले टर्म ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ 3x है तो x की पावर 2 वाले सारे टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे y की पावर 3 है तो y की पावर y 3 बार हमने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया है y से, तो जो जो टर्म्स है उसमें उनमें y स्क्वायर आया है, तो ऐसे सारे टर्म्स भी ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। आगे भी है, तो व्हाइल डिफ्रेंशिएटिंग हाउ टू यूज़ प्रोडक्ट एंड चेन रूल। तो एक छोटी ट्रिक है जो बिगिनर्स के लिए बहुत फ़ायदे की हो सकती है कि ऐसे इमेजिन करो कि जो कांस्टेंट है या रादर जो कांस्टेंट रखना है वहाँ पे हमने एक नंबर डाल दिया है, फॉर एग्जांपल 2। तो अगर हम x से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमने y की जगह 2 डाला है, ऐसे इमेजिन करो और फिर सम को सॉल्व करो। ठीक है, ये एक ट्रिक है अगर आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं तो, नहीं तो मत करो ये। ठीक है, ओके। नाउ u(x,y) इज व्हाट। तो पहले ये निकालने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप अगर जाना चाहे तो पहले u(y) निकालेंगे, जो x² cos xy ऐसे आएगा। पहले हमने क्या किया है, sin xy को डिफ्रेंशिएट किया, sin xy का डिफ्रेंशिएशन cos xy आता है, और फिर cos xy जो है उसमें भी xy है, तो xy में x कांस्टेंट है चेन रूल का यूज़ करने से, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आएगा, इसीलिए x² हो गया है, एक x बाहर आके, और ये x² cos xy हो गया। फिर इसको जब हम x से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें y को कांस्टेंट रखना है, तो 2x cos xy, ठीक है, सिर्फ हमने x² को डिफ्रेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट रखा, प्लस x² को वैसे का वैसे रखेंगे, और फिर cos xy का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -sin xy,
पर अब फिर एक बार प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल का यूज़ करने से जो इस यहाँ पे अंदर एक्स वाई था वहाँ का वाई बाहर निकला, क्योंकि वाई कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसीलिए वाई कांस्टेंट है। तो हमारा फाइनल आंसर यू एक्स वाई का क्या आएगा, ऐसे आएगा। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट रूल और चेन रूल यूज़ कर सकते हो। वैसे तो बहुत बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, जैसे आप पहले करते थे वैसे ही करना है। और एक बात है, जब आप इस तरह की कुछ चीज़ देखो, डो बाय डो एक्स प्लस डो बाय डो वाई प्लस डो बाय डो एक्स, सॉरी ये डो जेड होना चाहिए, डो जेड होल स्क्वायर ऑफ यू। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड होल स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना। हमने पहले ये ऑपरेशन यू पे लगाई है और फिर ये जो चीज़ है, ये यू अंदर जाके जो भी चीज़ है उसका फिर हमने स्क्वायर किया है, इसका इंडिविजुअली स्क्वायर नहीं हुआ है, ओके, ये याद रखना। तो अब हम ओवरव्यू लेंगे ऑयलर्स थ्योरम का। ऑयलर्स थ्योरम अगेन इट इज़ यूज्ड व्हेन u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज़ होमोजेनियस। होमोजेनियस का मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है कि देखो, अब एक फॉर्मल मीनिंग है कि आप जहाँ पे भी कोई भी वेरिएबल है x या फिर y, वहाँ पे k डालिए और इवेंचुअली पूरे फार्मूला से k कॉमन लीजिए। अगर आप कॉमन ले पाते हैं तो वो जो पूरी एक्सप्रेशन है वो होमोजेनियस हो गई, और अगर आप नहीं ले पाते तो वो नहीं है, और वो जो एक्सपोनेंट है k का, तो वही आपका डिग्री ऑफ होमोजेनियसनेस है या फिर डिग्री ऑफ बीइंग होमोजेनियस, जिससे यहाँ पे डिग्री 3 है, राइट। कैसे, तो एक्स वाई स्क्वायर, ये पूरा ऐसे इमेजिन करो कि y की जगह x है तो ये 3, तो x के क्या टर्म्स, मतलब डिग्री क्या है, 3 है, ठीक है। या फिर यहाँ पे रूट एक्स प्लस रूट वाई बाय एक्स प्लस वाई में आप k डाल सकते हो, तो क्या होगा, के एक्स प्लस के रूट के वाई बाय के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू रूट के ऊपर से कॉमन, के नीचे से कॉमन, और फिर ये के रेस टू माइनस हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस हाफ ही इसकी डिग्री है, राइट। और ऑयलर्स थ्योरम क्या कहता है, तो यही डिग्री जो है वो n है। अब ऑयलर्स थ्योरम कहता है कि जब आप एक फंक्शन को x से पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं और y से भी पार्शियल डिफरेंशिएशन उसका करते हैं, तो आपको ux को x से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर uy को y से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको nu ये वैल्यू मिलती है। यानी बहुत सिंपल है, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू एन यू। 2-3 बार लिख लो या फिर वैसे भी याद रख सकते हो, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इक्वल टू एन यू। ये है हमारा ऑयलर्स थ्योरम, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक फंक्शन था, इसको x से पार्शियल डिफरेंशिएशन किया इसका, फिर y से पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। जब हम y से पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y x से डिफरेंशिएशन करेंगे तो x से मल्टीप्लाई करना है, और फाइनली n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इसका एक एक्सटेंशन भी है जहाँ पे आप डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जब आप यू एक्स एक्स करते हैं तो आपको एक्स स्क्वायर लगाना है, यू एक्स जब आप करते हैं तो एक्स लगाना है, ठीक है, सिंपल। यू एक्स एक्स जब आप करते हैं तो आपको एक्स स्क्वायर लगाना है, यू वाई वाई जब आप करते हैं तो आपको वाई स्क्वायर लगाना है, और फिर जब आप यू एक्स वाई करते हैं, यहाँ पे जब आप यू एक्स वाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई लगाना है, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे सिर्फ n नहीं, n के साथ जो उसकी आगे वाली या फिर ज़्यादा पीछे वाली टर्म होगी n-1, वो आप यहाँ पे लगाएंगे और हमें मिलेगा n इंटू n-1 इंटू यू। तो इवेंचुअली यही है हमारा एक्सटेंशन ऑयलर्स थ्योरम का। ऑयलर्स थ्योरम हमारा है ये ऐसे, एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई इज इक्वल टू एन यू, और ये है इसका एक्सटेंशन एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई प्लस 2xy यू एक्स वाई इज n इंटू n-1 यू। इसको ये a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ना हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, बिल्कुल
उसी तरह ये दिख रहा है, और फिर जस्ट यू एक्स एक्स यू वाई वाई और यू एक्स वाई ऐसे हमें डालना है। अब जैकोबियंस भी है एक्चुअली, इसको अगर इन डेप्थ स्टडी करना है सम्स और ये सब ऑयलर्स थ्योरम और जैकोबियंस के, तो ये यहाँ पे डिस्कस नहीं हम कर सकते, मैं जस्ट ओवरव्यू लूँगा। तो जैकोबियन क्या है? जैकोबियन बेसिकली एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। जैकोबियन बेसिकली एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, और से जे डैश, जे एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू है और जे डैश भी है। तो जे में यू और वी ये ऊपर रहता है, यानी हम हमेशा यू और वी को न्यूमरेटर में रखते हैं। जब हम यहाँ पे 4 टर्म्स होंगे इस डिटर्मिनेंट में, तो यू और वी को हम हमेशा ऊपर रखेंगे जब हम जे की वैल्यू निकाल रहे हैं, और जब हम जे डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं तब हम एक्स और वाई को ऊपर रखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स और वाई ऊपर है और फिर यू और वी नीचे है। और याद क्या रखना है, बिल्कुल जैसे एक मैट्रिक्स को जब आप इन्वर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 1 हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह जे जैकोबियन और फिर इंटू जे डैश विल बी इक्वल टू 1। और ये डेफिनेशन कैसे है, तो दिस जैकोबियन u कॉमा वी बाय एक्स कॉमा वाई इज डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो वाई, डो वी बाय डो एक्स, डो वी बाय डो वाई। ठीक है, डो यू बाय डो एक्स, डो यू बाय डो वाई, डो वी बाय डो एक्स, डो वी बाय डो वाई। और जे डैश क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्टा। यहाँ पे डो यू बाय डो एक्स था, ये डो एक्स बाय डो यू हो गया। ये डो यू बाय डो वाई था, ये डो एक्स बाय डो वी है। ठीक है, तो पहले एक्स, यहाँ पे यू, यहाँ पे एक्स, और फिर यहाँ पे यू और वी, और यहाँ पे यू और वी, नीचे यू और वी, और यहाँ पे फर्स्ट जो रो है वो एक्स की रो है, फिर सेकंड रो वाई की है, यहाँ पे फर्स्ट रो यू की है, फिर वी की है, यहाँ पे एक्स की है, फिर वाई की है, और फिर जो फर्स्ट कॉलम है वो यहाँ पे एक्स की है और यहाँ पे वाई की है, यहाँ पे यू की फर्स्ट कॉलम है और फिर यहाँ पे वी की फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो याद रख सकते हो आप ऐसे, डो यू डो यू, डो वी डो वी, डो एक्स डो एक्स, डो वाई डो वाई। ठीक है, तो यह है जैकोबियन। जब आप ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन अलग अलग निकालेंगे और उसके बाद इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये हमारा ऑयलर्स थ्योरम और जैकोबियंस हो गया। अब फाइनली हम लास्ट पार्ट देखेंगे इसका, मैक्सिमा और मिनिमा। तो नॉर्मली हम सिर्फ 2D के बारे में देख रहे होते हैं जनरली, कि जहाँ पे एक्चुअली 2D भी नहीं, जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। यानी हमें लेट्स से पूछेंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, राइट। पर अब हमें 2 वेरिएबल्स जब होंगे हमारे फंक्शन में, तब उसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगी, तो हम पहले क्या करते थे, स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे, जहाँ पे जो डिफ्रेंशिएशन था उस पॉइंट पे वो 0 होता था, राइट। यानी अगर हमारा फंक्शन है से y, तो dy बाई डी एक्स जब 0 होता था तो हम कहते थे कि इस पॉइंट पे यहाँ एक तो मैक्सिमा है या फिर एक तो मिनिमा है, राइट। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, पहले हम डो u बाय या f अगर है फंक्शन हमारा, तो डो f बाय डो एक्स करेंगे और डो f बाय डो y करेंगे, और दोनों को 0 कर डालेंगे, यानी दोनों 0 होने चाहिए। पर इससे भी काम नहीं चलेगा, और कुछ क्राइटेरियाज है। पर पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, डो f बाय डो एक्स और फिर डो f बाय डो y ये निकालेंगे और इनको 0 से इक्वेट कर डालेंगे। अब एक बार जब हम 0 से इक्वेट करेंगे इनको, तो हमें कुछ इक्वेशंस मिलेंगे, और उन इक्वेशंस को यूज़ करके हम x y के वैल्यूज़ अल्टीमेटली निकाल सकते हैं। और एक चीज़ है, एक कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन को आपको याद रखना है, PQRST।
तो p मतलब एफ ऑफ एक्स नहीं एफ एक्स, यानी कि x से हमने डिफ्रेंशिएट किया है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन किया है। q मतलब एफ वाई, r मतलब एफ एक्स एक्स, s मतलब एफ एक्स वाई और t मतलब एफ वाई वाई। याद कैसे रखना है? आर एस टी हमारा ऑर्डर है, पहले एक्स एक्स आएगा, फिर एक्स वाई आएगा और फिर वाई वाई आएगा। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई वाई आता है, वाई स्क्वायर आता है का एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। जस्ट एनालॉजी है, एस मतलब एफ एक्स वाई, टी मतलब एफ वाई वाई, आर मतलब एफ एक्स एक्स। ओके, अब कॉमन कंडीशन होनी चाहिए एक कि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये जीरो नहीं आ रही, अगर ये लेस देन जीरो आ रही है तो इसको हम सैडल पॉइंट कहेंगे। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ऐसे कुछ हमें आ रहा है तो हम इसको इग्नोर करेंगे और मोस्ट लाइकली ये आएगा भी नहीं। ठीक है, और फिर इफ़ आर इज लेस देन जीरो तो ये होगा मैक्सिमम। मतलब देखो, इसकी एक ट्रिक है, ये क्या है? पॉजिटिव फीलिंग। इसके स्माइल का शेप क्या है? मिनिमा जैसे, यानी जब पॉजिटिव फीलिंग है तब मिनिमा आ रहा है, यानी जब r इज़ ग्रेटर दैन जीरो देन वी गेट मिनिमा। और ये इसकी नेगेटिव फीलिंग है, पर इसका फेस का शेप कैसे है? मैक्सिमा जैसे है ना। तो जब नेगेटिव r है, r की वैल्यू जब नेगेटिव है तब हमें मैक्सिमा आएगा। तो उल्टा है, मतलब r इज़ लेस देन जीरो तब एक्चुअली मैक्सिमा है, और जब r इज़ ग्रेटर दैन जीरो तब मिनिमा है। पर उसके पहले आर टी माइनस एस स्क्वायर शुड बी एंड इट हैज़ टू बी जीरो, सॉरी इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन जीरो, तब ही हम आगे जाएंगे, तब ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये एक वे हो गया मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का। इसी के साथ और एक वे है लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, जिसमें हम बेसिकली एक फंक्शन लेंगे, ऑक्सिलरी फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये पहली चीज़ हमारी। दूसरी चीज़ है हमारा कांस्टेंट लैम्बडा। ठीक है, तीसरी चीज़ है जो एक्चुअल फंक्शन, ठीक है, फंक्शन जो हमें मैक्सिमाइज करना है या फिर मिनिमाइज करना है, वो वाला फंक्शन f। और फाइनली चौथा है रिलेशन गिवन बिटवीन फंक्शंस। तो ये वाला रिलेशन जो होगा वो गिवन होगा, मतलब क्या होगा? कुछ भी 2x प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कुछ वैल्यू दी होगी 42 लेट से। अब ये कंप्लीट रिलेशन है, इसमें कांस्टेंट भी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये रिलेशन यहाँ पे लिख देंगे, पर किस फॉर्मेट में? तो जीरो के फॉर्मेट में, मतलब 2x प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 42 ऐसे करके यहाँ पे लिखेंगे लैम्बडा के बाजू में। और फिर हमारा जो फंक्शन है जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और ये हमारा ऑक्सिलरी फंक्शन कैपिटल F। ठीक है, तो ये हमारा लैग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स का सेटअप है। एक बात याद रखना, यहाँ पे हम मैक्सिमा मिनिमा निकाल तो रहे हैं, पर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ ड्रॉबैक्स हैं। बेनिफिट है कि ये ईजियर मेथड है जब आप 3 वेरिएबल्स की बात करते हो, और ड्रॉबैक ये है कि इससे आपको एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ता इंस्टेंटली कि हमें मैक्सिमा मिला है या फिर मिनिमा मिला है, राइट। तो और इसको वर्ड प्रॉब्लम्स में आप यूज़ कर सकते हो। तो f इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड प्लस लैम्बडा रिलेशन बिटवीन एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, फिर डो एफ बाय डो एक्स इक्वल टू डो एफ बाय डो वाई इक्वल टू डो एफ बाय डो जेड, सारे इक्वेट करने इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जब हमें ये मिलेगा तो इससे हम कुछ इक्वेशंस निकालेंगे। फ्रॉम दिस वी विल गेट इक्वेशंस। और कैसे? लैम्बडा इक्वल टू समथिंग, ऐसे साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमें इस एक्सप्रेशन से मिलेंगे, इस एक्सप्रेशन से हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलेंगे लैम्बडा, और उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें एक्स वाई जेड मिलेंगे। अब एक्स वाई जेड मिल गए तो अब हमें जो भी वो पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट, वो मिल गया। अब वो उस पॉइंट पे मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है ये आप नहीं बता सकते, पर हमें वो पॉइंट मिल गया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। और फिर अगर आपको उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, मतलब
क्या वैल्यू आती है, मैक्सिमा की वैल्यू क्या है या फिर मिनिमा की वैल्यू क्या है, मोस्टली मैक्सिमा ही, पर मैक्सिमा की वैल्यू क्या है। तो आप एक्स वाई जेड को पुट करेंगे एफ में, यानी एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे पुट करेंगे और ये आपका डेट से मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा की वैल्यू होगी, राइट। तो इसको फॉलो करके आप मैक्सिमा की वैल्यू या फिर वो क्रिटिकल पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का जो पार्ट था वो भी यहाँ पे हो गया।